इस वीडियो में मैंने क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दिया है। क्लेफ्ट सेंटेंसेस जिनको हम एम्फेटिक सेंटेंसेस भी कहते हैं। एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जोरदार कथन सूचक वाक्य, या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य किसी बात को जोर दे करके कहते हैं, किसी बात पर इम्फेसिस करते हैं, किसी बात को दबाव में लाते हैं। और यह एम्फेटिक सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं। यह संदर्भ, परिस्थिति और वाक्य पर निर्भर करता है। मैंने जिन वाक्यों को लिया है उन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट पर ही इम्फेसिस है, यानी दबाव जो है वो दबाव है वह सब्जेक्ट पर है, न कि किसी अन्य पर। जैसे अगर हम कहें कि उसने ही तुमको बुलाया था, इसका मतलब जो सब्जेक्ट उसने है, उसने ही तुमको बुलाया था, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बुलाया था। मैंने ही राम को फोन किया था, तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट मैंने है उस पर दबाव है। यह राम ही था जिसने फोन किया था, राम के अलावा और किसी ने फोन नहीं किया था। तो इस तरह के क्लेफ्ट सेंटेंसेस को हम कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारा है, उसने ही तुमको बुलाया था। तो पहले हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है वह स्ट्रक्चर यूज किया है इट इज या इट वाज, और फिर इसके बाद जो चीजें रहेंगी उसको रख लेंगे, और उसके बाद हु का यूज करेंगे या दैट का यूज करेंगे, और उसके बाद अन्य चीजों को रख लेंगे। तो यह स्ट्रक्चर है इसका, इट इज या इट वाज, और उसके बाद हु या दैट का यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बेस बना करके हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस अर्थात इम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। पहला वाक्य है, उसने ही तुमको बुलाया था। तो उसने ही तुमको बुलाया था, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे इट वाज ही, और फिर यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि यहाँ ही पर्सन है और पर्सन के नाते यहाँ पर दैट का यूज ना करके यहाँ पर हु का यूज करेंगे। इट वाज ही हु हैड कॉल्ड यू, हु हैड कॉल्ड यू। यह पहला वाक्य बना। तो इट वाज ही हु हैड कॉल्ड यू। दूसरा वाक्य है, तुमने ही हमको फोन किया था। तो तुमने ही, तो इसको लिखेंगे इट वाज यू, इट वाज यू हु हैड हु हैड हु हैड फोन्ड, और फिर हो जाएगा हमको के लिए यहाँ पर लिखेंगे अस। इट वाज यू हु हैड फोन्ड अस। अब यहाँ पर देखें, यू सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ जो वाज है यह वर्ब का यूज नहीं होगा, अर्थात यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं होगा। और जो यू होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम हु या दैट का यूज करेंगे। तो इट वाज यू हु हैड फोन्ड अस। सरिया ने ही मुझे सिखाया था, तो यहाँ हो जाएगा इट वाज सरिया, इट वाज सरिया, इट वाज सरिया हु had taught us, who had taught us। इट वाज सरिया हु हैड taught us। तो मैंने ही तुम्हारे भाई को गाली दिया, इसको लिखेंगे इट वाज आई, इट वाज आई हु abused your brother, it was I who abused your brother। हमने ही उसको चिढ़ाया, तो यहाँ पर लिखेंगे इट वाज वी, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा वी, लिखेंगे इट वाज वी, और फिर हो जाएगा हु प्रोवोक्ड, हु प्रोवोक्ड हिम या हर, हिम लिखे या हर लिखे, इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो इट वाज वी हु प्रोवोक्ड हिम, इट वाज वी के अनुसार यहाँ पर हु आएगा, तो इट वाज वी हु प्रोवोक्ड हिम। रीना ने ही तुम्हारी मदद की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा इट वाज रीना, इट वाज रीना
और रीना के बाद यहाँ पर हो जाएगा हु, और हेल्प मीन्स मदद की, और यह सेकंड फॉर्म क्रिया का हो जाएगा हेल्प्ड। हु हेल्प्ड यू, इट वाज रीना हु हेल्प्ड यू, रीना ही ने ही तुम्हारी मदद की थी, खिलाड़ी ही तुम्हारी सहायता करते हैं। तो यहाँ खिलाड़ी जो सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, और खिलाड़ी प्लूरल होने के नाते यहाँ पर हम इट के बाद जो वर्ब रखेंगे वह वर्ब प्लूरल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज, चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट है तो इट इज प्लेयर्स, it is players who help you, it is players who help you। अब यहाँ पर देखें, यहाँ प्लेयर्स बहुवचन है यानी प्लूरल है, इस प्लेयर्स के अनुसार जो हेल्प होगा यह भी प्लूरल में ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लगेगा। अगर प्लेयर रहता तो हम हेल्प के आगे एस जोड़ देते और तब लिखते हेल्प्स यू। इट इज प्लेयर्स हु हेल्प यू और इट इज प्लेयर हु हेल्प्स यू। चपरासी ही घंटी बजाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज द प्यून हु, और रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग में अब यहाँ पर यस जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्यून है यह सिंगुलर है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यह वर्ब बनेगा रिंग। तो इट इज द प्यून हु रिंग्स द बेल, जो घंटी बजाता है, यानी यह चपरासी ही है जो घंटी बजाता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह चपरासी ही है जो घंटी बजाता है। क्या वे ही तुमको रोज पीटते हैं? इज इट दे, और फिर हो जाएगा हु बीट, पीटते हैं यू, हु बीट यू डेली। इज इट दे हु बीट यू डेली। अब यहाँ बीट वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा, और इसलिए हम बीट में यस नहीं जोड़ेंगे, तो इज इट दे हु बीट यू डेली। इस तरह के हिंदी वाक्यों को जो क्लेफ्ट सेंटेंसेज हैं इनको बनाने के और भी स्ट्रक्चर्स हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो हम वीडियो के लास्ट में कोशिश करेंगे उन सभी स्ट्रक्चर्स को दें और आप उन स्ट्रक्चर्स को बेस बनाकर अन्य भी वाक्यों को बना सकें। क्या बंदर ही पड़ोसी को परेशान करते हैं? इज इट द मंकीज? Is it the monkeys who trouble the neighbors? Is it the monkeys who trouble the neighbors? तुम्हारी बहन ही कहानी लिख रही है। It is your sister who is writing the story. ये लोग ही खेत जोत रहे थे। तो it was these people who were plowing the fields. It was these people who were plowing the fields. अब यहाँ these people प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही होगा वर्ब। शिक्षक ही अर्थशास्त्र पढ़ा रहे होंगे। It must be the teacher who will be teaching economics. It must be the teacher who will be teaching economics. वह लंबा आदमी ही कविताएं लिख चुका है, तो it is that tall man, it is that tall man, it is that tall man who has written the poems, who has written तो इसको लिखेंगे इट इज दैट टॉल मैन हु हैज रिटेन द पोएम्स। चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो टॉल मैन सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी जो यहाँ पर होगा हैज सिंगुलर होगा। तो इट इज दैट टॉल मैन हु हैज रिटेन द पोएम्स। इट वाज all the students, it was all the students who had memorized the first lesson.
It was all the students who had memorized the first lesson. It was all the students who had memorized the first lesson. यह मीना ही है जिसने झूठी बात बोली. तो it is Meena spoke the lie. Who spoke the lie? It is Meena who spoke the lie. हमारी ही है जो इज्जत दिलाती है. तो it is honesty. अब चूंकि यहाँ पर ऑनेस्टी एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे. तो इट इज ऑनेस्टी दैट गिव्स रिस्पेक्ट, जो सम्मान देती है, आदर देती है. तो इट इज ऑनेस्टी दैट गिव्स रिस्पेक्ट. ईमानदारी ही थी जिसने उसे इज्जत दिलाई. तो इट वाज ऑनेस्टी, इसको लिखेंगे इट वाज ऑनेस्टी that gave him respect. It was honesty that gave him respect. यह अशोक ही था जिसने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया. It was अशोक he decided, जिसने निर्णय लिया not to fight wars. Not to fight wars in the future. It was Ashok who decided not to fight wars in the future. It was Ashok who decided not to fight wars in the future. और 20वां वाक्य है, यह महान अकबर ही था जो सभी धर्मों का आदर करता था. तो it was महान अकबर, the great अकबर. It was the great Akbar. It was the great Akbar who respected all religions. It was the great Akbar who respected all religions. यह महान अकबर ही था जो सभी धर्मों का सम्मान करता था. तो इस तरह से हमने 20 सेंटेंसेस को बेस बना करके आपको क्लेफ्ट सेंटेंसेस के इस तरह के बारे में जानकारी दी. अब हम बात करते हैं कि इस तरह के वाक्यों को और किस तरह से भी हम बना सकते हैं. अब यहाँ पर यह महान अकबर ही था जो सभी धर्मों का सम्मान करता था, एक तरीका यह है. और यहाँ पर दूसरा भी तरीका इस तरह के वाक्यों को हम कर सकते हैं. पहले हम सब्जेक्ट ही लिख लेंगे, तो लिखेंगे द ग्रेट अकबर. एक यह भी तरीका है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं, द ग्रेट अकबर. यह सब्जेक्ट हुआ, और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अकबर है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज कर लेंगे. हिमसेल्फ का यूज कर लेंगे. द ग्रेट अकबर हिमसेल्फ. द ग्रेट अकबर हिमसेल्फ. और तब सारी चीजें छूट जाएंगी. रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स. रिस्पेक्टेड, और फिर हो जाएगा ऑल रिलीजन्स. respected all religions. The great Akbar himself respected all religions. The great Akbar himself respected all religions. तो the great Akbar सब्जेक्ट हुआ, और इसके अनुसार हम himself का यूज कर लेंगे. अगर सब्जेक्ट they आएगा तो themselves का यूज कर लेंगे. अगर सब्जेक्ट she आता है तो herself का यूज कर लेंगे. अगर सब्जेक्ट I आता है तो उसके लिए myself का यूज कर लेंगे. अगर सब्जेक्ट यू आता है तो योर सेल्फ का यूज कर लेंगे. और अगर सब्जेक्ट वी आता है तो उसके लिए हम आवर सेल्फ का यूज कर लेंगे. तो यह भी जो है ही शब्द पर जवाब दबाव दे करके, ही को ला करके और वाक्य को जो है इम्फेटिक बना देगा. तो एक पहला दूसरा तरीका हुआ, और फिर एक तीसरा भी स्ट्रक्चर हम आसानी से यूज कर सकते हैं. तो उसको हम कभी किसी अगले वीडियो में देखेंगे. फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें.